चलिए आइए हम लोग पढ़ा जाए बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। उसके बाद आगे पढ़ेंगे बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के बाद जॉन्डिस। तो आज देखते हैं कहाँ तक कवर हो पाता है। आइए ठीक है। हाँ सही आ रहा है। तो नॉर्मल बिलिरुबिन का जो मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि बिलिरुबिन कहाँ से बना और कैसे कैसे होते हुए शरीर से उसको बाहर निकाला गया। बिलिरुबिन चूंकि टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है, नहीं निकाला जाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी, शरीर में टॉक्सिसिटी कर देगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ब्रेन में टॉक्सिसिटी करेगा, ब्रेन डैमेज कर देगा। तो देखिए जो भी नॉर्मल लाल रक्त कणिका है, अच्छा हम लोग खून में कौन कौन पार्टिकल है? अरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, यही ना जी। रणविजय सबसे कमजोर है, यही बोलेगा। पाँच ना देखो जो हमारे शरीर में जो सेल्स है मतलब ब्लड के उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। प्लेटलेट कोई थ्रोम्बोसाइट का है, ठीक है। प्लेटलेट का कोई प्रकार नहीं होता और आरबीसी का भी कोई प्रकार नहीं होता। प्रकार होता है डब्ल्यूबीसी। वो डब्ल्यूबीसी 5 तरीके का होता है। कौन कौन? टीएलसी हम लोग कराते हैं तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है। ल्यूकोसाइट कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल। तो सामूहिक रूप से 5 तरीके का जो व्हाइट ब्लड सेल है उसकी संख्या बताता है टीएलसी। और डीएलसी में क्या होता है? रिपोर्ट रोज देखा करो, यहाँ बोलता है तो रोज रिपोर्ट देखना है। डीएलसी में डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब ल्यूकोसाइट का जो अलग अलग प्रकार है वो कितना कितना परसेंट है। तो ल्यूकोसाइट का जो प्रकार होता है, पहला है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है? बीमारी से लड़ने में मदद करता है, हमारे ब्लड में। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। इस्नोफिल पैरासाइट से और एलर्जेन से लड़ने में मदद करता है। मोनोसाइट और बेसोफिल, ये सब भी पैरासाइट और एलर्जी वाले इन्फेक्शन में लड़ाई करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट से याद रखो, डब्ल्यूबीसी से तो सब फाइटर है, अलग अलग प्रजाति के फाइटर है। कोई बीएसएफ वाला है, कोई सीएसएफ वाला है, कोई सीआरपीएफ है ना। अब जो उसमें डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फोसाइट है उसको तुम कह सकते हो तो बीएसएफ है। सारा बॉर्डर चेक पोस्ट पे रहता है, जहाँ जहाँ से बॉडी में कीटाणु घुस सकता है वहाँ वहाँ एंट्री लेके रेडी रहता है। और न्यूट्रोफिल है ना स्पेशल कमांडो फोर्स, कि मतलब कोई खास तरीके का कीटाणु जब अंदर घुस ही गया अब आतंकवादी, तो उसके लिए खास तरीके का एनएसजी कमांडो बुलाया जाता है नीचे, कि कहाँ छुपा है उसको मारने के लिए अलग तरीके का। अगर घर में छुपा है तो अलग तरीके का एनएसजी कमांडो आएगा। अगर किसी ऐसे स्थल पे छुपा है जहाँ और आम जनता भी है, उसको भी बचा के आई को मारना है, तो उसमें दूसरे कैटेगरी के कमांडो लगेंगे। तो न्यूट्रोफिल क्या है? कमांडो है। और इस्नोफिल क्या है? तो समझ लो कि सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ केवल औद्योगिक घरानों को सुरक्षा देता है, तो वैसे इस्नोफिल क्या है? केवल पैरासाइट को प्रति सुरक्षा देगा। बैक्टीरिया अगर घुसा है तो इस्नोफिल की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं। मोनोसाइट, बेसोफिल, ये सब लोकल सिपाही पुलिस है। जैसे ये सब प्रभाव करेगा, चोर सिपाही घुस जाएगा, आतंकवादी घुस जाएगा, वैसे ही मोनोसाइट आदि क्या कौन सा बोला
तारा आओ तो WBC को स्कूल दे देंगे। तो WBC जो है बात कर रहे थे कि बिलिरुबिन आखिर आता कहाँ से ना, तो बिलिरुबिन आता है RBC। RBC क्या है? हमारे शरीर की लाल रक्त कणिका है। लाल रक्त कणिका टूटेगा, टूटने के बाद काय में टूटेगा जी? RBC हीमोग्लोबिन में और उसका झिल्ली में। जो RBC का झिल्ली होगा जी भारी पड़ता पहला पूरा खराब चल रहा। ठंडा पीना लगा ना का एकदम भले बर्फों भेजल रुपाई बर्फों भेजो तो वही से लगा था। परसों लागल तो दवाई खाने में ठीक रहा, फिर सवेरवा आज आँखिया पहले भारी हो एकदम आग देता। जोर दर्द नहीं करो दर्द कर दे पूरा। हाँ अरे पूरा नकिया हो गया एकदम गर्म सा। ये बात है गलवा खराब होगा। नमक पानी के गलाली कर दवाई खा पानी सुबह शाम दोपहरिया 3 टाइम नमक पानी के गलाली करो। पानी ठंडा मत पीओ। पेशाबों में जलन होता है। 1 गिलास पानी में है शीशी है, दूध अपन डाल के एक बार अबे ले लो, एक बार रात के सुते के बेरा ले लिया, दिन में 2 बार 3 बार ले लो, 1-2 दिन ठीक हो जाए। बड़ा खाना होगी बा पानी खूब दबा के पियो। पानी तो पिए नहीं पड़ेगा। दवाई डाल के तो पियो हम तो तरह को बात है ऊपर वाला दे दो ना बोतल की दवाई देने जाके तो दे। तो हीमोग्लोबिन कौना सेल के टुकड़ा से बनी हो रही है? तू बुझेगा तो हम बुझे की तरफ जा गई। बोलो जितना जल्दी तू क्लियर कर सके उतना जल्दी आगे बढ़ा सकते। हीमोग्लोबिन कौना सेल के टुकड़ा से बनी? हमने के खून में कौन सेल टूटेगा? WBC, RBC, प्लेटलेट कौना के टुकड़ा से? लाल कौन होला? लाल कौन होला? कौन सेल लाल होला? हमने कर दिया तो RBC के ही टुकड़ा से हीमोग्लोबिन, RBC के जो लाल रंग बन हीमोग्लोबिन के चलते ही होला। यही से जितना खून बनावे वाला सिरप आवेला देखे लो सब पर लाल लाल टमाटर का फिगर बनावे। आ लोग यही धर्म में खूब अनार पिए अनार पिए तो खून बढ़े। और तो लाल RBC के लाल रंग देवे वाला के हो हीमोग्लोबिन। क्लियर बनाई जले। अच्छा मान लो कि हम लोग जब कहते हैं कि किसी का खून कम है तो उसमें क्या कम रहता है? उसका हीमोग्लोबिन कम रहता है कि इसका RBC कम रहता है? RBC कम रहेगा तो हम लोग कहेंगे खून कम है। सोच लो एक बात अच्छा देखो RBC का नॉर्मल संख्या जो है मेल के अंदर 4.5 लाख से 5.5 लाख तक एक क्यूबिक mm में, और फीमेल के अंदर 4 लाख से 4.5 लाख तक पर क्यूबिक mm। 1 mm ब्लड लिया जाएगा तो उसमें 4.5 लाख औरतों में और 5 लाख
तो 5.5 लाख मौज में RBC है, ठीक है। और उस RBC में हीमोग्लोबिन कितना है वही हम लोग चेक कराते हैं। HB परसेंटेज के पास में इसका 7 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 8 ग्राम है, 10 ग्राम है, ठीक है। तो जब भी खून कम होने की बात कही जाती है तो हम लोग आमतौर पे हीमोग्लोबिन के कम होने की बात करते हैं। अब वो हीमोग्लोबिन की कमी के साथ साथ RBC कम भी हो सकता है, या हो सकता है कि RBC 4.5 लाख हो लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया है। मान लो कि हमारे शरीर में आयरन नहीं है, आयरन से हीमोग्लोबिन बनना है, तो RBC तो रहेगा 4.5 लाख लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन रह जाएगा कितना, 7.5 8 ग्राम। इसलिए कि जब आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया। तो अब जो है हीमोग्लोबिन जो टूटा, RBC जो टूटा, तो RBC में मान लो कि एक झिल्ली के अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है, तो झिल्ली तो प्रोटीन और फैट से बना होता है, तो उसको मैक्रोफेज जो है, अच्छा ये मैक्रोफेज क्या है पता है, वही WBC वाला लिम्फोसाइट है। WBC में लिम्फोसाइट था जी, जिसको हम BSF कह रहे थे, वही BSF जब स्क्रीन में बैठा रहता है तो उसका नाम दिया जाता है मैक्रोफेज। और वही RBC को पकड़ के अपने अंदर तोड़ देता है, अपने अंदर तोड़ के और उसको 2 पार्ट में, एक तो हीमोग्लोबिन बना अलग कर देगा और ग्लोबिन अलग कर देगा। तो हीम जो है, ग्लोबिन फिर प्रोटीन में टूट जाएगा, प्रोटीन का खर्चा वो अपना ले लेगा, खर्चा करने के लिए प्रोटीन को अपने पास रख लेगा मैक्रोफेज। बचा हीम, एक हीम पार्टिकल में 4 गो पोर्फायरिन रिंग होता है इस तरीके का, और बिलीवर्डिन एक पार्टिकल बनता है। तो जो पोर्फायरिन रिंग है वो फिर फेरिक, वो फेरस में, और फिर फेरस से फेरिटीन में, और फेरिटीन से हीमोसिडरिन में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर करके रख दिया जाता है कि जब आयरन का जरूरत होगा नया हीमोग्लोबिन बनाने के लिए तो यहाँ से सप्लाई कर दिया जाएगा। हम लोग को इसके स्टडी में नहीं जाना है, हम लोग को अभी पढ़ना है कि बिलीरुबिन कैसे बनता है। तो जो हीम टूटा वो बिलीवर्डिन में टूटा और बिलीवर्डिन से फिर बिलीरुबिन में गया। यही बिलीरुबिन अब ब्लड में जाएगा नॉर्मल तौर पे। तो ब्लड में जाने के बाद चूँकि बिलीरुबिन जो होता है वो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, तो बहुत ज़्यादा विषैला होता है। अगर वो ऐसे ब्लड में घूमेगा तो डैमेज करते फिरेगा अंग। तो शरीर में सिस्टम क्या बनाया है ईश्वर ने कि उसको जैसे ही ब्लड में जाता है यहाँ पे, तो उसको प्रोटीन के साथ बाइंड कर देगा, बांध देगा प्रोटीन के साथ। ये प्रोटीन के साथ बांध देंगे तो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो खून की नली को छोड़ के इधर उधर नहीं भाग पाएगा। विजय ओके है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से अब थोड़ा सा लीवर के बारे में समझिए कि जैसे इस मकान का हम पूछे कि फंक्शनल यूनिट क्या है, ठीक है, हम कहें कि रोड बना है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, गिट्टी है। और शरीर बना है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। तो लीवर जो बना है एक अंग है, उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, मतलब किस चीज से बना है, सेल से बना होगा। तो लीवर के सेल को एक खास नाम दिया जाता है, क्या क्या नाम दिया जाता है, हिपैटोसाइट। तो हम 2 गो हिपैटोसाइट बनाए हैं, तो पूरा लीवर में 2 गो हिपैटोसाइट होगा, कितना होगा,
करोड़ों करोड़ होगा ना जी। तो हम एक हिपैटोसाइट के बारे में बात करेंगे और उसी से समझ लेना करोड़ों के बारे में। जो एक काम करेगा वही करोड़ों करेगा। तो हिपैटोसाइट जब लीवर में है यहाँ पे, ये एक हिपैटोसाइट है, तो इसका दो एंड होता है, मतलब दो सिरा है। एक तरफ ये खून की नली से जुड़ा हुआ है और दूसरे तरफ पित्त की नली से जुड़ा हुआ है। मतलब इसका एक सिरा खुलता है खून की नली के साथ। ये कमरा है, ये मान लो कि ये एक हिपैटोसाइट है। तो एक तरफ ये खुल रहा है ये खून की नली से, खून की गली से, और दूसरी तरफ खुल रहा है पित्त की नली से। क्लियर है? क्लियर है? ये खून की नली से एक तरफ खुल रहा है और एक तरफ खुल रहा है पित्त की नली से। ये पित्त यहाँ से जाता है इस रास्ते से, तो इसके साथ पित्त निकल के छोटी आंत में पहुँचेगा। आई खून का नली है तो खून का नली पूरा शरीर में खून को लेकर दौड़ाएगा। तो खून में ही वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अभी क्या है, घूम रहा है। तो खून से वो पहुंचेगा यहाँ अंदर हिपैटोसाइट बैठा है उसके पास। हिपैटोसाइट इस दरवाजे के द्वारा खून वाला जो गली है इधर से उसको अपने अंदर ले लेगा और लेके, मान लो कि एक आदमी है जो बिना मास्क और बिना शील्ड के घूम रहा है, तो कहेगा कि बाबा तुम मास्क पहन लो, मास्क के साथ क्या करो, कंजुगेट कर जाओ ताकि तुम शरीर को नुकसान न पहुंचाओ। तो उसको जो मास्क पहनाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाएगा, कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब जोड़ना। हम किसी आदमी को ऐसे ही नहीं ना अंदर ले लेंगे, बोलेंगे मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए तब आइए। तो हिपैटोसाइट भी इसको पता है कि भाई तुम अनकंजुगेटेड रूप में घूम रहा है और ज़्यादा हो जाएगा तो डैमेज करेगा, आओ तुमको हम मास्क लगा दें। तो वो मास्क के जगह पर क्या लगाता है, ग्लूकुरोनिक एसिड। ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन घूम रहा था उसके साथ ये लगा दिया ग्लूकुरोनिक एसिड, और इसके साथ जब जोड़ देगा तो अब ये हो गया कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है? इस जोड़ने की प्रक्रिया में एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकुरोनिक ट्रांसफरेज एंजाइम, जीटी एंजाइम याद रखो। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को जीए के साथ जोड़ने के लिए जीटी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। एक लाइन याद कर लेना, नहीं याद करें तो कोई बात नहीं है, जब ये वीडियो देखोगे तो याद आ जाएगा, 10 बार देखोगे। हमको भी एक बार में ग्लूकुरोनिक ट्रांसफरेज थोड़ी याद हो गया, 10 साल में याद हुआ, तुमको भी याद हो जाएगा 10 साल में, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बात समझने से मतलब है कि अनकंजुगेटेड को कंजुगेट करने के लिए हिपैटोसाइट ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ उसको जोड़ देता है। किसकी उपस्थिति में, ग्लूकुरोनिक ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब ये बन गया कंजुगेटेड बिलिरुबिन। अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन वहां से अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो फिर खून वाला नली में डाले कि पित्त के नली में डाले। तो हिपैटोसाइट चालाक है, तो उसको खून की नली में नहीं डालता है कंजुगेट करने के बाद, उसको कंजुगेट करने के बाद पित्त की नली में डालता है। अब पित्त का नली कहाँ जाता है, आंत में, यही ना पित्त का नली। यहाँ से निकला गाल ब्लैडर है, ये आपका पित्त का थैली है, और यहाँ से होते हुए छोटी आंत के ड्यूोडेनम वाले हिस्से में जाके खुल जाता है। जहाँ खुलता है उसको एम्पुला ऑफ वाटर कहते हैं, और जो वाल्व रहता है उसको ओडाई वाल्व, वाटर ओडाई वाल्व कहते हैं। नाम है, याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई बात नहीं। यहाँ से ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन छोटी आंत में आगे बढ़ता है तो आइलियम वाले हिस्से में पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पहले से गुड बैक्टीरिया बैठा हुआ है। गुड बैक्टीरिया हम लोग दवा में भी देते हैं बच्चों को। कौन सा देते हैं जी? एंट्रोजर्मिना, एंट्रोफ्लोरा, गटोके, स्नोबॉट,
जिंक बैक्टीरिया नहीं है। जिंक तो एलिमेंट स्नोबट में लैक्टोबैसिलस होता है, तो मैं लैक्टोबैसिलस की बात कर रहा हूँ, सैक्रोमाइसिस बुलाडी की बात कर रहा हूँ। तो ये गुड बैक्टीरिया वहाँ पहले से उपस्थित रहता है। उसका काम ही है कि जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन पहुँचा है उसको बदल देगा काहे में, यूरोबिलिनोजन में और स्टर्कोबिलिनोजन में। जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन पहुँचा छोटी आंत के आइलियम वाले हिस्से में, उसको बदल देगा यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिनोजन लैट्रिन का कलर क्या कर देगा, पीला। अब करते हुए शरीर से क्या हो जाएगा, टॉक्सिक चीज था, अल्टीमेटली शरीर से बाहर न निकालना था, तो आधा हिस्सा स्टर्कोबिलिनोजन के रूप में निकाल दिया और बचा यूरिबिलिनोजन। तो इसको यहाँ से कुछ खून की नलियाँ यहाँ छोटी आंत से निकलती हैं जो लीवर तक जाती हैं, उनको पोर्टल वेन कहा जाता है और उस पूरे सिस्टम को पोर्टल वेनस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो लीवर दो तरीके के वेनस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। एक तो शरीर का जो नॉर्मल वेनस सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है और दूसरा पोर्टल वेनस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो पोर्टल वेनस सिस्टम क्या किया, यहाँ से यूरोबिलिनोजन को उठाया और खून में लेके होते हुए लीवर को बाईपास करते हुए पहुंच गया, फिर ले जाके मेन खून की नली में मिला दिया। मतलब इधर से निकला, आगे से जाके फिर गली में आ गया, फिर गली में घूम रहा है। लेकिन अब वो कंजुगेटेड या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के रूप में नहीं घूम रहा है, अब इस समय वो घूम रहा है यूरोबिलिनोजन के रूप में। और यूरोबिलिनोजन जब गुर्दा के पास पहुंचता है तो देखो, जैसे लीवर का फंक्शनल यूनिट था हेपेटोसाइट, वैसे ही गुर्दे का फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन को यहाँ बनाया है मेरे पिक्चर, ये ऐसे करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं गुर्दे के अंदर। तो ये नेफ्रॉन क्या करेगा, यूरोबिलिनोजन को छान के और पेशाब के रास्ते से बाहर कर देगा, जिसकी वजह से पेशाब का कलर कैसा होगा, पूछा की तरह हल्का। तो इस तरीके से जो बिलिरुबिन यहाँ बना हीमोग्लोबिन के टूटने से, बूढ़ा आरबीसी टूटा हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन टूट के बना बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन पहले अनकंजुगेटेड रहा, फिर कंजुगेटेड हुआ, और कंजुगेटेड होकर इंटेस्टाइन में पहुंचा तो यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन में टूटा। यूरोबिलिनोजन फिर खून के नली के द्वारा गुर्दे तक पहुंच के पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाता है, पेशाब का कलर हल्का पीला करते हुए, और स्टर्कोबिलिनोजन एड्रिन का कलर पूरा पीला करते हुए शरीर से बाहर हो जाता है। तो कुल मिला के जो बिलिरुबिन था वो विषैला चीज था, शरीर ने इसको बाहर निकाल के फेंक दिया। ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अब इसमें से कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी तो पेशेंट के शरीर में बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, ब्लड में बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद उसका आँख का जो स्केलरा है, सफ़ेद वाला पार्ट है, वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। उसका म्यूकस मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। है, पेशाब पेशेंट का पीला हो जाएगा, लैट्रिन सफ़ेद या पीला दोनों हो सकता है, तो डिपेंडेंट है बीमारी के ऊपर। तो इस पूरे जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि मरीज को क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया है। और जॉन्डिस जब मरीज आता है हमारे पास तो हमको उसमें कारण ढूंढना होता है कि इसमें जॉन्डिस होने का कारण क्या है। तो जॉन्डिस अपने आप में एक बीमारी नहीं है, जॉन्डिस अपने आप में क्या है, एक लक्षण है। अब वो लक्षण आके मरीज बताएगा कि डॉक्टर साहब उनको पेशाब पीला हो रहा है, आँख पीला हो गया, देखिए आप उनको उल्टी हो रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। अब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो आँख पीला है, पेशाब भी पीला पड़ रहा है, पूछेंगे लैट्रिन सफ़ेद है कि पीला है, बताएगा। फिर आप सीरम बिलिरुबिन जाँच कराएंगे, तो सीरम बिलिरुबिन अगर जाँच कराए, मान लीजिए बढ़ा हुआ है, तो ये तो पता चल गया कि बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, लेकिन क्यों बढ़ा हुआ है ये आपको पता नहीं चलेगा। ये पता लगाने के लिए ये पूरा कहानी जानना चाहिए, आना चाहिए पूरी कहानी, तब आपको कारण पता लगेगा। ठीक है, तो देखो तो देखिए इतना देर में वीडियो हो गया, 24 मिनट का हो गया। चलो तो एक बार समराइज करते हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत होगा
और फिर डिटेल में लेंगे इसका अलग से, लेकिन एक बार समराइज देखो कि कैसे कैसे बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। अब मान लो रणवीर है, किसी के शरीर में आरबीसी जो लाल रक्त कणिका है तो 120 दिन के जगह पे 40 दिन में टूटने लगे, ज़्यादा टूटने लगे, तो क्या होगा? आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन, फिर हीमोग्लोबिन के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? हीमोग्लोबिन तो रहेगा नहीं ब्लड में, तो टूट जाएगा, तो टूटेगा तो टूट के क्या बनाएगा ज़्यादा मात्रा में? बिलिरुबिन। तो इसका मतलब अगर किसी का खून ज़्यादा टूटे तो उसके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी ना। बहुत अच्छा, को बढ़िया पकड़ लिया। अब मान लो कि किसी को, हमारे यहाँ छोटे बच्चे सब आते हैं, यहाँ सिर फूला रहता है, उसको कहा जाता है सिफेलोहीमेटोमा। मतलब क्या है कि जब बच्चा ऐसे नीचे फिर रहा और माँ के पैसे से गुजर रहा है तो ट्रॉमा हो जाता है, और ट्रॉमा होने से खून की छोटी नलियाँ फट के यहाँ खून के रूप में जमा हो जाती है, जो कि ऐसे फूल जाता है, जूड़ा की तरफ बन जाता है। तो उसमें एक साथ 50 से 100 में खून जमा है। खून जो कहीं जम गया अब वो फिर ब्लड में जाएगा जी, तो जाहिर बात है कि वो टूटेगा, और टूटेगा तो आरबीसी टूटेगा तो क्या बनेगा जी, और वो फिर हीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या बनाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी को अगर कहीं भी खून जमा है तो वो आदमी अगर जिंदा रहा तो उसका बिलिरुबिन का लेवल बढ़ सकता है, ठीक है। मान लो एक बीमारी होती है ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी, बाप का ब्लड ग्रुप है निगेटिव और माँ का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, अब बच्चा जो पैदा हुआ उसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, तो क्या होगा? तो बच्चे का जो बाप का निगेटिव है ना ब्लड ग्रुप, तो आधा जीन तो बाप से भी लेके आया है ना बच्चा, तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले के प्रति सिपाही बना के अपने शरीर में बच्चा रख लेगा, और जैसे ही पैदा होगा तो जो आरबीसी उसके अपने शरीर में घूम रहा है वो तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, निगेटिव ब्लड ग्रुप का है, और इसके अंदर एंटीबॉडी है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला, कि क्या करेगा? ढाड़ मारना शुरू कर देगा, अपने ही आरबीसी को मार के गिरा देगा, और जब अपने ही आरबीसी को ज़्यादा मात्रा में तोड़ देगा तो क्या बन जाएगा? ज़्यादा ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब निगेटिव वाली माँ को पॉजिटिव वाला हस्बैंड के साथ बच्चा पैदा होगा तो पहले बच्चे में बिलिरुबिन नहीं बढ़ेगा, पहले बच्चे में ये घटना नहीं होगी, ये घटना दूसरे बच्चे से शुरू होगी। इसलिए अगर पॉजिटिव या निगेटिव ब्लड ग्रुप है और बच्चा पहला है तो उसमें बिलिरुबिन बढ़ने के चांसेस कम है, लेकिन दूसरा बच्चा से उसमें हर बच्चे में उसकी जॉन्डिस होगा, बहुत तगड़ा वाला जॉन्डिस होगा, मतलब उसका सेकेंड बार। लेकिन अगर उसकी माँ को एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन अगर लगा दिया जाए डिलीवरी के दौरान तो बच्चे में कोई नुकसान नहीं। बच्चे को नुकसान कब होगा? जब एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन ना लगाया गया माँ को, तो बच्चा पैदा होगा खून टूट जाएगा एकदम, तो उसको खून भी चढ़ाना पड़ेगा और साथ में जॉन्डिस इतना बढ़ जाएगा कि उसको फोटोथेरेपी दूसरे दिन से देना पड़ेगा। पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों निगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तभी है जब बाप पॉजिटिव है और माँ निगेटिव, तो दूसरे बच्चे से परेशानी शुरू हो जाएगी। इसको RH इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ भी जो जॉन्डिस होगा वो कौन सा जॉन्डिस होगा? हिमोलिटिक जॉन्डिस होगा, हीमोग्लोबिन के ज़्यादा टूटने की वजह से हो रहा है, उसको हिमोलिटिक जॉन्डिस। दीपक भाई वो निगेटिव होगा,
ये कोई तो बच्चा हाँ उनका मेहरारू पॉजिटिव है, तो मेरा बच्चा में दिक्कत हुई ना हुई यार, वो नेगेटिव वो बीमार है, उनका मेहरारू नेगेटिव रखती है, वो पॉजिटिव रखता है, तब दिक्कत है। क्लियर बात? वो टॉपिक अलग बा, वो फिर डिटेल में पढ़ाए। अभी एक बारे में उतना ही जानो कि हेंगा वही है, सेकंड डिलीवरी वही थोड़ी दिक्कत आने नहीं। तो ये जो हमने के जितना टूटे वाला प्रक्रिया में जॉन्डिस हो जाता है, बिल्कुल बढ़ना वगैरह के हिमोटेटिक जॉन्डिस वगैरह की एक टाइप मान लो। दूसरा हैजा प्रोटीन की कमी हो जाए, यहाँ पे प्रोटीन कम हो जाए, हाँ ना बोलो अच्छा तो चले जाएंगे तो बोल लेते आएंगे, ठीक। तो दूसरी परेशानी कब होगी, जब यहाँ प्रोटीन जरूरत से कम मात्रा में हो तो इसको बांध नहीं पाएगा, और बांध नहीं पाएगा तो बिल्कुल क्या होगा, जगह जगह शरीर में भागने लगेगा और वो कंडीशन भी जॉन्डिस का रुख बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है तो फिर क्या मान लो कि जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गई, प्रोटीन से सारा खून के पेशाब के रास्ता बाहर हो गया, सेकेंड स्टेज। यहाँ पे क्या घटना हो रही है, तो जो प्रोटीन यहाँ बना वो प्रोटीन के साथ जुड़ रहा है ना, अब प्रोटीन ही अगर शरीर में कम हो तो जुड़ेगा किसके साथ, जुड़ पाएगा किसी के साथ, और नहीं जुड़ेगा तो ब्लड में उसको लीवर अपने अंदर लेगा, नहीं लेगा तो ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं, अब बढ़ जाएगा तो जॉन्डिस हो जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा ना प्रोटीन रहेगा तो तभी जुटेगा। इसीलिए शरीर में प्रोटीन का रहना इतना सेल रहता है तभी ना सेल बनता है, हाँ सेल रहता है शरीर में पहले तब सेल, तभी से सेल बनता है। क्वेश्चन नहीं क्लियर हो, शरीर में हमारे सेल उपस्थित रहेगा पहले से, तब दूसरा सेल बनता है। और सेल डिवीजन होता है, सेल से ही सेल बनता है, वही डिवाइड होकर सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जॉन्डिस बढ़ सकता है। तीसरा है कि यहाँ पे ये जो हेपेटोसाइट है ये अपने अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को ले ही ना, ये जो गेट है बंद कर दिया अंदर वाला, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में है लेकिन मेरे हेपेटोसाइट के अंदर नहीं आएगा, अभी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ दवाइयाँ करती हैं, टीबी की दवा में एथाम्ब्यूटल जो खाया जाता है वो इसी साइड को ब्लॉक कर देता है, नतीजा क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पेशेंट का बढ़ जाएगा कि नहीं, तो एथाम्ब्यूटल